खिलाफ जो है इस तरीके से हुआ जैसा अभी यूके एकदम जल उठा था और इंडियन जो मुसलमान थे बेसिकली पाकिस्तानियों के खिलाफ वो था, वो सारे रोड पे आ गए और कहते इनको निकालो। इंडियंस के लिए नहीं निकाले, वो पीछे होंगे जापान और जर्मनी से इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग फोर्थ एंड थर्ड, जिसे समझ लीजिए कि इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो टॉप 5 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड को आप ग्लोबल साउथ कह रहे हो, यार कुछ तो डरे, कुछ तो डरे। अगर क्या क्राइटेरिया है भाई जो ग्लोबल साउथ में, अमेरिका में भुखमरी नहीं है, अमेरिका में गरीबी नहीं है, का जो मुख्य मुद्दा रहेगा इस बार वो रहेगा रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट का क्या निस्तारण होगा, कैसे उसको निस्तारित किया जाएगा, उसका क्या भविष्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या, अब क्योंकि अभी तक। नमस्कार दोस्तों, मैं अमर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अभिषेक जी। नमस्ते अंबा जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया। अभिषेक जी बहुत थोड़ा हमारे जी तो आज के जो चर्चा का विषय है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने अमेरिका के दौरे पर हैं। 21 सितंबर से प्रधानमंत्री मोदी का जो यूएस दौरा है वो स्टार्ट हो चुका है और वहां पर क्वाड मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है जो कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से है और वहां पर वो भी रहेंगे, प्लस ऑस्ट्रेलिया, जापान और जो इस तरह के देश हैं उनके भी लीडर्स वहां पर मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी यूएनजीए में भी एड्रेस करेंगे। और ग्लोबल साउथ की बात करें, वहाँ पे ग्लोबल साउथ के मुद्दे भी डिस्कस होने वाले हैं। कई सारी ऐसी बड़ी चीज़ें हैं जो इस दौरे में निकल कर आएंगी और बायलैटरल टाइज और बड़ी सारी उम्मीदें इस दौरे से हैं। क्या कुछ हिस्टोरिक रहेगा, जो पिछला दौरा था बाइडेन सरकार की, उसमें प्रधानमंत्री मोदी का वो हिस्टोरिक था। अभिषेक जी, क्या कुछ उम्मीदें इस दौरे से लगा सकते हैं? क्या पिछले दौरे की तरह जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक दौरा था यूएस का, इस बार क्या कुछ हमें नजर आएगा? जी थैंक यू। आपको पता ही है वो 3 महत्वपूर्ण इवेंट्स को वो एड्रेस करेंगे प्रधानमंत्री जी। वो इवेंट है होगा आपका यूएस के प्रेसिडेंट से मिलना, फिर एक प्राइवेट इवेंट है जिसमें वो डायस्पोरा से मिलेंगे और फिर एक वो यूनाइटेड नेशन को एक समिट है उसमें वो एड्रेस करेंगे। जो मेरी या दुनिया भर की जो आंखें लगी हुई हैं वो लगी हुई हैं क्वाड पे कि व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वाड गोइंग टू डिस्कस। मेरे ख्याल से क्वाड का जो मुख्य मुद्दा रहेगा इस बार वो रहेगा रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट का क्या निस्तारण होगा, कैसे उसको निस्तारित किया जाएगा, उसका क्या भविष्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या, अब क्योंकि अभी तक देखिए प्रधानमंत्री मोदी की डायरेक्ट मुलाकात प्रेसिडेंट बाइडेन से नहीं हुई है, हालांकि उन्होंने अपने दूत के रूप में राजनाथ सिंह जी को और एनएसए अजीत डोभाल को वो भेज चुके हैं टू अब्रेस्ट प्रेसिडेंट बाइडेन की क्या बातचीत हुई है। बट एक 1-to-1 टॉक का एक अलग ही बात होता है। तो मेरे ख्याल से यूक्रेन जाने के बाद से ये उनकी पहली बार मीटिंग होगी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ। और राष्ट्रपति बाइडेन भी लेम डक हैं अभी, क्योंकि आपको पता है नवंबर में इलेक्शन है, 4 नवंबर को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्शन होना है। और जो मेन मीट होगा इस डिस्प्यूट का, यानी कि मीडिएशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन रशिया एंड कॉन्फ्लिक्ट, वो तो अब 4 नवंबर के बाद ही होगा जब नई एडमिनिस्ट्रेशन स्वेरिंग इन हो जाती है वहां पे। फिर भी वो उनको अप्रेस करेंगे ताकि डेमोक्रेट्स को और जो डीप स्टेट है उसको तो बताया जा सके कि आगे का जो स्टेप है वो मोदी जी क्या लेने वाले हैं। दूसरा मुझे लगता है एक सबसे अहम मुद्दा होगा इजराइल जो कर रहा है वेस्ट एशिया में। और ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है अंबर जी, की बिना यूएस के आशीर्वाद के ये सब चीजें तो हो नहीं सकती थी वेस्ट एशिया में। तो उनका पूरा वो भी होगा फोकस कि वेस्ट एशिया को कैसे देख रहे हैं, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। तो इस तरीके के बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा होंगे और ये प्रधानमंत्री मोदी जो है ये इसको मूर्त रूप देंगे कि भाई क्वाड है तो क्वाड की रिलेवेंस को स्थापित किया जाए। चाइना भी डिस्कस होगा। आपको पता है चाइना ने अभी इसको देखते हुए पाकिस्तान को एक ऑफर दिया है कि हम सीपेक को रिवाइव करते हैं और ज्वाइंट सिक्योरिटी कंपनी बनाते हैं जिसमें कि आपके लोग और हमारे लोग मिल करके रशिया को, पाकिस्तान को जो है सिक्योर करेंगे। मतलब सोच लीजिए एक बार, अगर चाइनीज भरोसा नहीं करते पाकिस्तान पे
कि तुम वो कह रहे ज्वाइंट बनाओ, वरना वो कह देते कि भाई हमारी सिक्योरिटी है, उसको एक बटालियन पाकिस्तानी लगा दो हमारे लिए, वो हमको डिफेंड करेंगे, या एक स्पेशल कुछ लगा दो जो हमको डिफेंड करेंगे। दे बेसिकली हैव नो ट्रस्ट ऑन पाकिस्तान। वो कह रहे ज्वाइंट बनाओ, वो कह रहे सारी चीजें हम देखेंगे, हमारे आदमी हमारी सुरक्षा करेंगे। ज्वाइंट का मतलब क्या होगा, कोई उनका कर्नल वर्नल पकड़ के कोई एक उसको ऐसे ही वो रैंक दे देंगे कि तुम देखो, बाकी मेन चाइनीज रहेंगे, चाइनीज गन, चाइनीज ऑपरेटर्स, वहां पे गोली भी चलाने वाला चाइनीज होगा। ये वो ऑफर दिए उनको जस्ट फॉर द सेक ऑफ कोई 20-22 बिलियन डॉलर का कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए, जो हमारे आपके लिए तो इट्स लाइक अ पीनट। तो वो भी डिस्कस होगा कि भाई चाइना क्या फ्यूचर क्या है, सेमीकंडक्टर अभी इंडिया ने बहुत बड़ी लीप ली है। सिंगापुर भी गए थे प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद वहां से कई कंपनियों से बातचीत हुई है कि वो धीरे धीरे इस सेमीकंडक्टर का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको इंडिया में वो करें। आज ही मैं कर रहा था कि आईफोन भी स्ट्रैटेजिक जिसे कह लीजिए लॉजिस्टिक कैलिब्रेशन चाहता है आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग का। आज की डेट में वो करीब 24% ऑफ द वर्ल्ड नीड को वो इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड दे वांट इट टू स्केल इट अप टू द रेंज ऑफ 50%। सो इंडिया हैज हाई होप्स फ्रॉम दिस ट्रिप, और बड़ा ही ऐतिहासिक ट्रिप रहने वाला है भारत के उद्देश्य से, भारत के परिप्रेक्ष्य में, और जियो स्ट्रैटेजिकली भी। जी बिल्कुल। लेकिन अभिषेक जी, अगर हम बात करें भारत और अमेरिका के रिश्तों की, तो चाहे हम बाइडेन सरकार की बात करें या उससे पहले ट्रंप, दोनों ही सरकारों में कुछ खास समय ऐसा कोई अंतर नज़र नहीं आया भारत और यूएस के रिश्ते। चाहे सरकार, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्ते काफ़ी बेहतर हमें देखे जा सकते हैं। कुछ खासा फ़र्क नज़र नहीं आता कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, इस स्तर पर रिश्ते पहुँच गए हैं। तो इस बार हम किस तरह के बायलैटरल्स पर चर्चा होते हुए देख सकते हैं, और क्या कुछ हमें इस प्रधानमंत्री मोदी की इस विजिट से हमें देखने के लिए मिलेगा? इमिग्रेंट्स की बात, इमिग्रेशन पॉलिसी की बात है, भारतीयों को लेकर बहुत सारी पॉलिसीज हैं, और भी कई सारे जो मुद्दे हैं उनको लेके, मतलब चाहे जो भारतीय वहां पर हैं या फिर हम भारत और पाक और यूएस के को लेकर जो बायलैटरल्स की बात करें। देखिए, ये तो अमेरिकन भी मानते हैं कि पिछले 3 साल यानी 4 साल का जो टोटल सेशन रहा है उसमें 3 साल प्रेसिडेंट बाइडेन जो है उन्होंने कई रिश्तों को प्रायोरिटी दी है इंडो पैसिफिक रीजन में। ये सच है। प्रेसिडेंट बाइडेन के कहने पे G20 सक्सेसफुल हुआ था, क्योंकि इंडिया ने रशिया का नाम लेने से मना कर दिया था। उसके बाद भी वो जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया था और कोई उसमें बहुत ज्यादा मुद्दे नहीं उछाले गए थे। कश्मीर में एक जो यूनिट था G20 का ऑर्गेनाइज किया गया था, आपको पता है कल्चरल और टूरिज्म वाला पार्ट जो है वो श्रीनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑर्गेनाइज किया था। तो उसको भी अमेरिका ने नोटिस किया था। उसके बाद भी वो सब जो प्रोग्राम था वो बड़ा स्मूथ किया था। सो जहां तक बायलैटरल्स की बात है, अमेरिका और इंडिया के बायलैटरल, क्योंकि मुझे तो ऐसा आइटिनरी नहीं पता कि किसी और भी कंट्रीज के साथ, अगर वो जैसे ये 4 कंट्रीज है इनके साथ तो बायलैटरल होनी ही है। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के साथ होगी, वो एंथनी साहब के साथ होंगी जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, और जो जापान के हैं उनके साथ भी होनी तय है। तो पॉइंट मेरा ये कि जो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की अगर बातचीत की जाए, तो कि अमेरिका को इंडिया सिर्फ सॉफ्टवेयर सप्लाई नहीं करता, इंडिया उनको मैन पावर सप्लाई करता है, या आप कह लीजिए ह्यूमन पावर, ह्यूमन कैपिटल सप्लाई करता है। आज अमेरिकन माइंडसेट के साथ अमेरिका को जो वहां की वाइट पॉपुलेशन है वो उसमें अभी वो बात नहीं रह गई है। वो उस तरीके का एजुकेशन लेकर के नहीं आगे बढ़ रहा है। इंडियंस वहां पर लेस देन 1% है, बट ग्रेजुएट डिग्री में 13% है। इनकम में जो हाई इनकम ग्रुप है उसमें वो 58% है। 28% उनका कॉलेज में पार्टिसिपेशन है, हाई सिक्योरिंग जॉब्स में उनका पार्टिसिपेशन है। जो लोग माइनॉरिटी की बात करते हैं ना, यहाँ पे ये बात उठानी जानी चाहिए। लोग माइनॉरिटी में और माइनॉरिटी के डर की बात करते हैं ना। इंडियन माइनॉरिटी है वहां पे अमेरिका में, और कोई अमेरिका ऐसा भी नहीं है कि बड़ी फ्री वो आपको रेसिज्म और ये सब नहीं है, सब फील करना होता है। कहने की बात जो भी हो, इंडिया अभी तक बोलता नहीं आया, लेकिन रेसिज्म हर जगह होता है। उसके बाद भी इनकी इंडियन डायस्पोरा की ये खास बात है कि अपनी जो टैलेंट है उसको वो मनवा के रहते हैं।
आपके पास ऑप्शन नहीं बचता कि आप इंडियंस के अलावा किसी और को दे दे। वरना आप सोचिए, एक कंट्री जिसका लेस देन अ पॉपुलेशन है, यानी करीबन 33 करोड़ यूएस का पॉपुलेशन है, उसका जो 1% होगा ना, वो करीब 33 लाख होगा। 33 लाख टोटल इंडियन होंगे। उस 33 लाख में से उन्होंने ये विवेक रामास्वामी ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट के बाद, जो प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट ट्रम्प के बाद सबसे पॉपुलर रिपब्लिकन लीडर के रूप में उभरे हैं। गूगल में और माइक्रोसॉफ्ट में क्या हो रहा है हमें बताने की जरूरत नहीं है। कई ऐसे बिजनेस सेक्टर हैं जिसमें कि इंडियंस जो हैं वो उभर के आ रहे हैं। इंडियंस जो है वहां के एकेडमिया पे टेक ओवर है इंडियंस का। तो इंडियंस ने प्रोवाइड क्या है? आज ही मैं सुन रहा था, जो लोग ये माइनॉरिटी होने का दुख देते हैं कि हमें माइनॉरिटी है और हमें ये नहीं मिलता, हमें वो नहीं मिलता, इंडियंस ने ये प्रूव किया है कि माइनॉरिटी को डिस्क्रिमिनेशन के साथ भी बहुत कुछ मिल सकता है अगर आप अपनी काम को ईमानदारी से करें। और इंडियंस की जो कैपेबिलिटी है या इंडियंस की जो गुडविल है, उसको आप यही समझ लीजिए कि इंडियंस ने अपने हार्डवर्क से उसको कमाया है। समझिए ना, वो उनका किसी से वो नहीं मांगा हुआ है। जैसे नाइजल फराज एक हार्ड ब्रेक्जिट को, जिसे कहते हैं ब्रेक्जिट का ब्लू पॉइंट नाइजल फराज, और उन्होंने लिखा था, जो प्रधानमंत्री थे, मैं उनका नाम भूल। आखिर नाइजल फराज क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में, आपको मैं दिखाता हूँ। मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, अगर हो सके तो आप कर दें। जी जी प्लीज, मैं इसको आप शेयर करें। Possible that certain diverse groups through culture will do better than others. If you grow up in this country in a Hindu family, the chances of marital breakdown are very small. The chances of educational encouragement are incredibly high. The culture within that family and community, that hard work, achievement is everything in your life, is at a different level to the rest of us. It's just a fact. वो उन्होंने अंत में क्या कहा वो और इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं इट इज ऑफ नेक्स्ट लेवल टू ऑल ऑफ अस, कि अगर आप भारतीय हिंदू फैमिली में हैं, आपकी शादी टूटने का चांस कम होगा, बच्चे आपके मेहनती होंगे, वो ये नहीं रो रहे होंगे जी हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। भाई डिसकंटेंटमेंट होगा क्योंकि रेसिज्म हर जगह है दुनिया में, वो हर जगह होता है, लेकिन बाय एंड लार्ज जो सोसाइटी है थ्रेटेंड फील नहीं करती। क्यों नहीं इंडियंस के खिलाफ जो है इस तरीके से हुआ, जैसा अभी यूके एकदम जल उठा था और इंडियन जो मुसलमान थे बेसिकली पाकिस्तानियों के खिलाफ वो था, वो सारे रोड पे आ गए और कहते इनको निकालो। इंडियंस के लिए नहीं निकाले, वो वन ऑफ इंसिडेंट होते हैं, वो एक सोशल फिनोमिना नहीं है। अगर नाइजल फराज जो कि फेस है वहां की राइट विंग का, यूके की, नाइजल फराज और बोरिस जॉनसन, दे वर आर्किटेक्ट ऑफ ब्रेक्जिट। लेकिन इन दोनों का ये, अगर आपको ये अपने जो एक कॉमन व्हाइट मैन है जिसको कि उतनी समझ नहीं है, मेजॉरिटी व्हाइट मैन को कोई समझ नहीं है, वो ये अब कह रहा है अपने लोगों से कि अगर तुम्हारा पड़ोसी हिंदू है चैन की नींद सो जाओ। आप समझ रही है ये कितना बड़ा मैसेज जाता है कम्युनिटी के लिए। वो माइनॉरिटी है ये इंडियंस वहां पे, ये हिंदू माइनॉरिटी है। ये माइनॉरिटी का रोना नहीं रोते कि हमें जी। मैं आपको अपनी एक बात बताता हूं और ये सच बात है अंबर जी। मैं ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, आपको पता ही होगा। तो मेरी जो पोस्टिंग थी वो अल्माटी में थी और डे मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी का नाम था, सब सरकारी यूनिवर्सिटी। तो हम लोग से डे मॉन्टफोर्ट में नई बिल्डिंग जो अल्माटी में आई थी, हम लोग से पूछा गया आपको क्या चाहिए, क्योंकि नई नई सेटअप चला था। तो उन्होंने कहा फैकल्टी अपनी रिक्वायरमेंट दे ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चरल स्केल अप कर सके। तो मैंने उसमें लिख के दिया कि भाई मूट कोर्ट का हॉल नहीं है, क्योंकि मैं लॉ प्रोफेसर हूं, तो मैंने कहा वो होना चाहिए, कुछ लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट दे दी है। 2 पाकिस्तानी और 1 लीबियन थे, उन दोनों लोग की डिमांड क्या थी पता है? कजाकिस्तान में उन्होंने कहा जी हमारे को एक प्रेयर रूम चाहिए। तो वो उससे आपकी प्रायोरिटीज समझ आ जाती है। आप प्रेयर कहीं भी कर सकते हो, कलमाटी कोई बहुत बड़ी जगह नहीं हो। वो लोग जाते भी थे हर जुम्मे को, एक मस्जिद था 10 मिनट दूरी पर, जाते थे, उनको कोई कुछ बोलता नहीं था। हालांकि कजाकिस्तान 80 to 85% इस्लामिक कंट्री, बट वो इस्लाम को अपना रिलीजन नहीं मानते, या इस्लाम को वो अपना आइडेंटिटी नहीं मानते जैसे हमारे यहाँ पे मानते हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड बना के बैठ गए हैं और इनको वक्फ बोर्ड जैसी पावर दे दी गई है। ऐसा पावर कहीं नहीं मिलता आपको। सो पॉइंट ये कि आप अगर माइनॉरिटी का रोना रो करके आप हमेशा कहो हमें कुछ नहीं मिलता, और या आप लेस देन अ % होकर के राष्ट्रपति बन जाओ, लेस देन अ % हो करके आप, गूगल इज नॉट ए स्मॉल कंट्री कंपनी।
गूगल जैसे उसके आप सीईओ बन जाओ, एप्पल के सीईओ बन जाओ, ये आपके अंदर है। इंडियंस भी रोते जी हमारे ऊपर कॉलोनाइजेशन किया, 200 साल हमको मारा, हमारे लोगों को लूटा, हमको वो नहीं दे रहे, हमको रिजर्वेशन दो, हमको स्पेशल ट्रीटमेंट दो। वी कुड हैव आस्क्ड फॉर दैट, वी डिड इट, वी सेड दैट कि हम कैपेबल है हमारी मेरिट पे जॉब देना। और गोरा अपने अलावा किसी को प्रेफरेंस नहीं देता, उसके बाद भी अगर आपको दे रहा है ना तो समझ लीजिए कि उसकी मजबूरी है। दिस इज व्हाट इंडियन माइनॉरिटी हैज डन। इंडियन अगर माइनॉरिटी है तो आप चैन की नींद में सोगे, बाकी कोई माइनॉरिटी है तो उनका ये है कि वो आपकी जमीन पे कब्जा कर ले रिलीजन के नाम पे, ये उनके माइनॉरिटी का डिमांड है। सो मैं थोड़ा डाइग्रेस इसलिए कर गया कि आप बायलैटरल मीटिंग में देखें कि इंडियंस भी यही कह रहे होंगे, आप हमारे लोगों को H1B वीजा दीजिए, ज्यादा मौका दीजिए। भाई हर कंट्री, बिकॉज यूएस में तो ये होता है ना, वो आप तो बाहर से इंपोर्ट करोगे ही लोगों को, उनका एक कोटा होता है कि भाई साल में हमें इतने लोग बाहर से मंगवाने, तो इंडिया विल गो फॉर कि भाई हमें ज्यादा शेयर दो, हमें ज्यादा, आप वी वांट मोर पाउंड ऑफ फ्लैश, क्योंकि हम आपके लिए जो ह्यूमन कैपिटल वो देते हैं वो बेस्ट होता है। सो आई गेस सिक्योरिटी, यूक्रेन, वेपन का भी कोर्स आएगा, क्योंकि अमेरिकन आर ऑफरिंग इंडियंस वेपन। पहले तो जब मोदी जी का पिछला वाला कार्यकाल था उसमें तो बोइंग, लॉकहीड, बोइंग दोनों ये कह रहे थे कि लॉकहीड मार्टिन और ये कि हम इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाहते हैं। इट वाज अ टफ टास्क फॉर इंडिया। वो ये कह रहे थे कि हम इंडिया के लिए नहीं खोलेंगे, हम यहाँ खोलेंगे और यहाँ से एशिया और अफ्रीका के लोगों को बेचेंगे। इंडियन ब्रांच ऑफ जो लॉकहीड मार्टिन होगा हम वो करेंगे, बट इंडिया ने उसको समहाउ अलाउ नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं, बिकॉज वी वांटेड टू डेवलप आवर ओन डिफेंस इंडस्ट्री। तो यही सब बातें होंगी, सिक्योरिटी और ये सब की चीजें बायलैटरल्स पे। जी बिल्कुल, और काफी अहम ये प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है, कई सारे विषयों की इसमें उम्मीद की जा रही है, लेकिन ग्लोबल साउथ को लेकर भी चर्चाओं की उम्मीद है। और जैसे कि हम जानते हैं कि भारत ग्लोबल साउथ का एक लीडर के तौर पर जाना जाता है। G20 से G21 ग्लोबल साउथ को ऐड करने के बाद, या फिर हम जो ग्लोबल साउथ कंट्री अफ्रीकन यूनियन की बात करते हैं तब बना है। तो अब हम यूएस दौरे में ये जो ग्लोबल साउथ है उसके मुद्दों को हम कहाँ पर देखते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा है? देखिए, ग्लोबल साउथ का मुद्दा तो इंडिया का मुद्दा नहीं है। ग्लोबल साउथ का मुद्दा तो हर उस कंट्री का मुद्दा है जो इंफ्रास्ट्रक्चरली, इकोनॉमिकली अपने आप को साउथ यानी कि लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड मानता है, और इंडिया सक्षम है। देखिए, मुझे ये दीज आर अगेन द पोलाइट टर्म्स ऑफ सेइंग दैट यू आर ब्लडी पुअर। अब कभी आप हमें थर्ड वर्ल्ड कहते हो, कभी साला हमें डेवलपिंग कह देते हो, कभी साला हमें जो है वो आप साउथ, ग्लोबल साउथ बनाते हो। भाई व्हाट मेक्स अस अ ग्लोबल साउथ? व्हाई नॉट ग्लोबल नॉर्थ? India is capable of giving world leadership irrespective of global south और global north, ठीक है ना। नॉर्थ का जमाना भी गया। अगर आज इंडिया, जो कई नॉर्थ की कंट्रियां हैं वो हमसे अमीर सिर्फ इसलिए ज्यादा है कि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। भाई हम टॉप 5 इकोनॉमी में आ रहे हैं भाई। एवरी फ्रॉम इवन दी मोस्ट, जिसे कहते हैं कंजर्वेटिव कैलकुलेशन भी अगर लगा लिया जाए, so everyone say that कि भाई 2027 इंडिया विल बी टॉप 3 इकोनॉमी, 28 इंडिया विल बी टॉप 3 इकोनॉमी, ठीक है ना। अभी हम मुश्किल से कुछ 100 बिलियन से पीछे होंगे जापान और जर्मनी से इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग 4th एंड 3rd, जिसे समझ लीजिए कि इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो टॉप 5 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड को आप ग्लोबल साउथ कह रहे हो यार, कुछ तो डरे, कुछ तो डरे। अगर क्या क्राइटेरिया है भाई जो ग्लोबल साउथ में? अमेरिका में भुखमरी नहीं है, अमेरिका में गरीबी नहीं है, होमलेसनेस नहीं है, वहां पे परसेंटेज कम या ज्यादा हो सकता है। अब हमारे यहाँ मैं सुनता हूँ कुछ लोग कहते हैं कि जी 80% लोगों को आप खाना खिला रहे हो बैठ करके, अभी भी वो 5 किलो अनाज लेते हैं। ये तो हमारी एक गरीबी नहीं है। हमने कहा तुम खाने की चिंता भूल जाओ, उसमें तुम्हारा देश इतना सशक्त है, तुम जाओ अपना काम धाम देखो। ये अमीर लोग बैठा के खिला पाते भाई, गरीब लोग नहीं बैठा के खिला पाते। अगर ये आप क्राइटेरिया लगाओगे तो सऊदी अरेबिया में इनकम टैक्स ही नहीं है। तो वो तो हम भी बोले कि इस लायक अपने पॉपुलेशन को नहीं बना पाए कि वो इनकम करे, तो तुम टैक्स लो। अरे भाई इतना पैसा है, इतना पैसा है, जरूरत ही नहीं है यार तुम्हारे इनकम टैक्स की हमें। सेम थिंग, इतनी अनाज है, गरीब है हमारे लोग। हमने कहा जाइए आप अनाज की चिंता मत कीजिए, आप अपना काम देखिए, अपने स्किल को बढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए, अनाज हम आपका फूड सिक्योरिटी कर देंगे। इसमें क्या बुराई है? एक बच्चा जब अपने पाँव पे खड़ा हो रहता है, उसके माँ बाप उसके फूड की सिक्योरिटी करते हैं, जाओ खाओ पियो, बाकी तुम उसकी चिंता नहीं करो, तुम पढ़ाई पे ध्यान। सो दिस इज व्हाट इंडिया इज
ये अजीब सी कम्युनिटी है, मुझे समझ में नहीं आता इंडिया में जो रहती है, खुद को गाली देती है, इंडिया के ग्लोरियस पास्ट को रिकॉग्नाइज ही नहीं करना चाहती। पता नहीं क्या है भाई, क्यों है ऐसा, मुझे ये समझ में नहीं आया कि रिलीजन अलग हो सकता है लेकिन कल्चर तो यार सेम है यार, एक ही हिस्ट्री है भाई। तो आज मैं सुन रहा था बड़ा अच्छा, उनको जाकिर हुसैन जी है, कॉमेडियन है, स्टैंड अप, जाकिर खान नाम है शायद उनका, या जाकिर खान, हाँ जाकिर खान, बड़े अच्छे कॉमेडियन है वो, स्टैंड अप मैं सुनता हूँ उनका। तो उन्होंने ना मैक्स अमीनी के साथ एक कोई पॉडकास्ट किया है। मैक्स अमीनी इज स्टैंड अप, ये वहां के हैं, ईरान के हैं। तो जरा मैक्स अमीनी के साथ उनका 1 सेकंड का वो शॉर्ट वायरल जो है, 1 मिनट का जो है वो हो रहा है। उन्होंने कहा इंडियंस, एज एन इंडियन यू शुड बी सो प्राउड व्हाट यू हैव प्रिजर्व, अपनी लाइफस्टाइल को, जो आप लोग अपने कल्चर को, अपने पहनने के तरीके को, धोती कुर्ता सब चीज को आप जो प्रिजर्व कर गए, ये बहुत बड़ी चीज है। ये मैक्स अमीनी का दुख बता रहा है कि ईरान की जो कल्चर थी उसको वो प्रिजर्व नहीं कर पाए। अब उनके अभी वो राइज हो रही है ना, तो ये इसी को रेनेसां कहते हैं। कई लोग अगर नहीं समझ रहे, रेनेसां क्या होता था, अब जब यूरोप में जब क्रिश्चियनिटी छा गई तो उन्होंने देखा ना, तो शिल्पकारी बंद कर दिया, ड्राइंग को हराम कर दिया, सब चीजें बंद हो गई थी। तो वापस से यूरोप ने, चूंकि जब वो ग्रीस में बहुत बड़ी बड़ी स्टैचू हुआ करते थे, मूर्ति हुआ, सब तोड़ ताड़ दिया उन्होंने कहा ये तो गलत चीज है। उसके बाद वो जो रिवाइवल हुआ, आज आप यूरोप कहीं जाइए आपको शहर में मूर्तियां दिखती हैं, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स दिखती हैं, इसको वो रेनेसां कहते हैं। जब तोड़ा गया उसको वो डार्क एजेस कहते हैं, और उसके बाद जब उसका रिनिर्माण किया यूरोप ने, वो अपने आप को कहता है पुनर्जागरण, वो कहता है रीबर्थ हुआ हमारा, हम लोग उसको पुनर्जागरण कहते हैं। और उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए आज यूरोप कहां है, आज यूरोप कहां है। तो ये जब इनका रीजागरण होगा या पुनर्जागरण होगा, रीबर्थ होगा, रेनेसां होगा, ये भारत के लोगों का ना, तब ये अपनाएंगे। अब मुझे समझ में आता है क्यों बुद्धा की मूर्ति तोड़ देते हैं। जब ये बुद्धा की मूर्ति वापस बनाएंगे बेमिया के पहाड़ पे, तब होगा पुनर्जागरण, और ये बनाएंगे, क्योंकि आप नेचर से नहीं हट सकते। जो काम आप कर रहे हो वो काम यहूदी कर चुके हैं, वो अपने आप को सेक्युलर डिक्लेयर कर दिया, वही काम क्रिश्चियनों ने किया, वो भी अपने आप को सेक्युलर। अच्छा आप एक बात बताइए, देखिए कभी सोचिए अंबर जी, अभी मैं सुना था एक यहूदी जो एम्बेसडर है वो कह रहे हैं इंडिया वी आर ग्रेटफुल टू यू, आपने हमें कभी परसिक्यूट नहीं किया, हम पूरी दुनिया में कहीं अगर हमने सेफ महसूस किया भारतवर्ष में। ये जो प्रोसिलिटाइजेशन यहूदियों ने कभी नहीं किया, मैं तो हैरान हो जाता हूँ यार। वो लेकर के आए थे ये मोसेस उनके, अब्राहम उनके, सारे के सारे जो हैं प्रॉफिट उनके हैं। यूरोप का एक प्रॉफिट नहीं है भाई, उन्होंने जीसस भी जूइश से उनको अपना मान लिया, एक प्रॉफिट यूरोप ने नहीं दिया, सारे उनके यहूदियों के प्रॉफिट है। अरबों ने एक दिया लास्ट वाला, उसको यहूदी नहीं मान रहे। उसके बाद आप सोचिए, यहूदी नहीं कह रहा कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, क्योंकि यहूदियों को पता है प्रॉमिस उनका जो गॉड के साथ था इजराइल तक ही था, उसके आगे कोई लेना देना ही नहीं है अब्राहम के साथ। और आप जो काम, जो भी प्रोसिलिटाइजेशन वाली कम्युनिटी है क्रिश्चियनिटी और ये एक यूरोपियन कॉलोनियलिज्म को रिलीजन के नाम पे बढ़ाना चाहती है, दूसरा अरबिक कॉलोनियलिज्म को रिलीजन के नाम पे बढ़ाना चाहते हैं। ये दोनों लोग ही सिर्फ गाली देते हैं कि यहाँ पे माइनॉरिटी सिक्योर नहीं है, वरना कभी यहूदी को देखा है कहते हुए? कभी किसी माइक्रो माइनॉरिटी है इंडिया में यहूदी, वो क्यों नहीं कह रहा यार कि हम सुरक्षित नहीं है? ग्लोबली माइक्रो माइनॉरिटी है, लेकिन जहां जाती है वो थ्राइव कर रहे हैं। इनफैक्ट कहना तो उनको चाहिए ना, क्योंकि बुत परस्ती गलत चीज है, दुनिया को सिखाने वाले वही हैं, कमांडमेंट उनको मिला है भाई, सारी किताबें उनको मिली हैं, वो क्यों नहीं कह रहा? एक अमेरिकन जो है वहां, अमेरिकन थिंक टैंक एक आती है हर साल, वो निकालते हैं रिलीजियस माइनॉरिटी के ऊपर एक रिपोर्ट निकालते हैं, इंटर कमीशन रिलीजियस इंटरफेथ रिलीजियस कमीशन करके उन्होंने बनाया हुआ है, वो उसमें निकालते हो, इंडिया को डाल देते हो, उसमें 4-5 ही इंडियंस हैं, वो जाके हर बार स्टेटमेंट देते हैं, उन्हीं के स्टेटमेंट के आधार पे वो रिपोर्ट आती है भाई बार बार। एब्सोल्युटली वो बायस्ड रिपोर्ट होता है। जूस ये कह रहा है अंबर जी, सोचने की बात है, जूस ये कह रहा है कि यार जब हमारे जो बच्चे होते हैं वो 2 साल की कंस्क्रिप्शन यानी कि कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस के बाद अगर कहीं जाते हैं वो सिक्योर होके, चूंकि वो लड़ चुके हैं, वो मार चुके हैं, वो इंडिया आते हैं। और क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ की लैंड में पीस है और हीलिंग प्रॉपर्टी है। लेकिन वो अमेरिकन के जो इंटर रिलीजियस फेथ कमीशन को यहाँ लग नहीं रहा, क्यों? क्योंकि उनका क्या तमन्ना है भैया, इंडिया जो है क्रिश्चियन बन जाए और यूरोपियन कॉलोनी बन जाए, वो रोम के, यहाँ के लोगों की सारी लॉयल्टी रोम से हो जाए। और यही बात कुवैत वाले और अरब वाले चाह रहे कि भैया सब हो जाए और यहाँ पे संस्कृत देवनागरी सब खत्म करके पाकिस्तानी की तरह सब कुछ अरबी में लिख दिया जाए।
भाई रिलीजन मानने से किसको कोई ऐतराज नहीं है, मैं तो कहता हूँ आपको जो मानना है मानिए। बिल्कुल, सब अपना अपना धर्म मानिए और हमें अपना मानने दीजिए, हम जिस तरह हाँ से बिल्कुल हैं। भाई, ये हमारा काम ही नहीं आपके मन में कौन सा भगवान है, लेकिन अब भगवान के नाम पे हमें लॉ चाहिए। अब आप बताइए यार, हद हो गई। मैं एक पाकिस्तानी को सुना तो कहते जी मुसलमानों की हुकूमत थी, मुसलमानों को। अरे भाई तुम पॉलिटिकल एम्बिशन होता है हुकूमत बनाना, तुम्हें स्पिरिचुअल एम्बिशन चाहिए कि तुम्हें ये है कि हमें हुकूमत करनी है? ये तो भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है भैया। हुकूमत करेंगे तभी जाके हम सुरक्षित हो, ये कौन सा माइंडसेट है यार? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और अब प्रधानमंत्री मोदी का दौरा कितना ऐतिहासिक होगा, क्योंकि पिछला दौरा प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका का जबरदस्त और ऐतिहासिक रहा। उम्मीद करते हैं कि इस दौरे से बिल्कुल ऐसी उम्मीद हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक जी हमारे साथ चर्चा में। नमस्कार, जय हिंद।